हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का पॉलिटी का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में खासकर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहाँ से। ठीक है, इसीलिए बाकी कंटेंट्स को मैंने हाईलाइट नहीं किया है। जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मोर इम्पोर्टेंट है, मैं वहीं सिर्फ हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इस पेज में जो है कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। राज्य में जो है 1900 कौन से राज्य में, तो हरियाणा में। तो राज्य में क्या था कि 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का नेतृत्व किया, मतलब गठन किया। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि लोकदल नामक जो नई पार्टी का गठन किसने किया था, तो चौधरी देवीलाल ने किया था। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। यहाँ लोकदल और इसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली थी। ठीक है, लोकदल पार्टी को जो है हरियाणा में 90 में से 76 सीट पर जीत हासिल मिली थी। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली थी और उसे स्पष्ट बहुमत मिला था। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें ही लगी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, इस पेज में कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट्स नहीं है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ देखिए, इस पेज में तो नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। आइए इस पेज पे चलते हैं हम फिर। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है कब? 5 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद क्या होता है कि लोकसभा और विधानसभाएं जो भंग हो जाती है, फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे से अंतराल में अलग अलग दिन पर क्या होते हैं, सभी जगह चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। ठीक है, जब पूरे भारत में या किसी भी राज्य के में जो है पूरे राज्य में एक ही समय में क्या होता है कि पूरे राज्य में या फिर पूरे देश में एक ही बार जो है, मतलब एक ही समय अंतराल में थोड़े थोड़े समय पर क्या होता है कि कुछ कुछ एरिया को बांट कर निर्वाचन क्षेत्रों में फिर इलेक्शन होते हैं, तो उसे आम चुनाव कहते हैं, जो कि 5 साल पूरे होने के बाद कराया जाता है। ठीक है, और कई बार सिर्फ क्या होता है कि एक क्षेत्र में ही चुनाव होता है, केवल एक क्षेत्र में ही चुनाव होता है, जो किसी के शहर या गाँव या कोई एक निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में होता है। तो जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से होता है तो उसे उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना कि अभी अनुसूचित जातियों के लिए जो है लोकसभा में कितने सीट दिए गए हैं, फिर अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में कितने सीटें दिए गए हैं। तो अनुसूचित जातियों को जो है, अनुसूचित जातियों को 84 सीटें दी गई हैं लोकसभा में और अनुसूचित जनजातियों को 47 सीटें दी गई हैं। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, ये भी एक यहाँ है पॉइंट्स कि जो है निर्वाचन क्षेत्र दिए गए हैं अलग अलग स्टेट के। ठीक है, अलग अलग स्टेट के लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में 25, अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14। तो ये आपको एक बार देख लीजिएगा, क्या पता पूछ दे। ठीक है, पूछे जा सकते हैं ना। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 42, पुडुचेरी में 1, फिर दिल्ली में से 1, ये सब लोकसभा क्षेत्र है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए एक नीचे है कि इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय, फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो इसके बाद का पता चलेगा क्या है कंटेंट्स के बाद। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय आइए निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, तो जितनी भी शहरी और स्थानीय स्तर पर जो है ना महिलाओं को जो है, मतलब 1/3 जो है सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, जो मुखिया वगैरह का चुनाव होता है, जितने भी नगर पंचायत जो है लेवल पर इलेक्शन होते हैं, या फिर जो है नगर पालिका नगर निगम ये पर से जो इलेक्शन होते हैं ना, तो 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। हालांकि सिर्फ बिहारी ऐसा स्टेट है ऑल ओवर द इंडिया कि जो है महिलाओं को जो है स्थानीय स्तर पर 50% का आरक्षण देता है। ये आप लोग भी याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ बिहारी जो है महिलाओं को 50% आरक्षण देता है स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर, और बाकी सब स्टेट जो है 1/3। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, यहाँ फिर है कंटेंट से कि पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। ठीक है, पार्टी के मनोनयन को की बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, टिकट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना
कि पार्टी के मनोनयन को अपोजिट के बाद हम क्या बोलते हैं, टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम भी जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की भी नई प्रणाली शुरू की गई है। यानी अब जो भी कोई भी उम्मीदवार को अगर खड़ा होना है इलेक्शन में, तो ये क्या होगा, जो है नामांकन पत्र भरना होगा और कुछ जमानत राशि भी सबमिट करना होगा और उस उम्मीदवार को जो है अपना घोषणा पत्र भी भरना होगा। ठीक है, अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे भी देने होते हैं कि वो कहाँ तक मतलब स्टडी किया है, क्या करता है, क्या संपत्ति, ये सारा कुछ ब्यौरा देना होता है। ठीक है, और देते हुए वैधानिक घोषणा भी करनी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आइए। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीआरई 1 में, 2 में भी पूछा गया था ये, कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ नारा दिया था। तो क्वेश्चन इस तरह से था कि टीआई 2 में कि गरीबी हटाओ नारा कब दिया गया था, किसने दिया था। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में दिया था गरीबी हटाओ नारा। ठीक है, फिर 1977 में जो है लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश, तो इस बार ये पूछे जा सकते हैं कि 1977 में जो है हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ। ठीक है, तो 1977 में जो है लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था किसने, जनता पार्टी ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में जो है गरीबी हटाओ नारा दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये कि वामपंथी दलों ने भी क्या किया था, 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को का नारा दिया था। ठीक है, वामपंथी दलों ने 1977 में नारा दिया था क्या, जमीन जोतने वाले को। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। ठीक है, तेलुगु स्वाभिमान का नारा कब दिया गया था, तो 1983 में दिया गया था आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा चुनाव में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख से अधिक खर्च नहीं किया जा सकता है और विधानसभा चुनाव में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं किया जा सकता है। इन कानूनों के अलावा अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। ठीक है, मतलब अधिक खर्च कर दिए तो किसी पार्टी ने। ठीक है, तो विधानसभा में बोल रहा है कि 10 लाख से अधिक खर्च नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर 12 लाख 15 लाख इस तरह से कर देता है तो उसके खिलाफ जो है मुकदमे दायर किए जा सकते हैं। ठीक है, और इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। ठीक है, तो नीचे दिए गए कुछ रूल्स वो आप पढ़ सकते हैं इसे। लेकिन आप लोगों को ये पता ही होगा कि कोई धर्म स्थल पर नहीं जा सकते हैं या फिर कोई सरकारी जो है वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आप लोगों को पता होना नॉर्मल सी बात है। फिर नेक्स्ट है ये, सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया था। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत करीब 3000 करोड़ है। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल के लोक आयोजन हुआ। अनुमानतः इस पर तो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुए थे। बताइए, 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुए थे सिर्फ। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पर यहाँ देखिए, यहाँ है हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ यहाँ देखिए, अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है नहीं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आचार संहिता, चुनाव के समय पार्टी और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदा कानून को ही दिशा निर्देश आचार संहिता कहलाती है। ठीक है, यहाँ आपका चैप्टर 3 का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ करना समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसी तरह 9 से 12 तक का पॉलिटी का जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो पढ़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी हाँ, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि हाँ नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बताऊँ। ठीक है, तो वो भी मैं बता दूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अब बाकी मैं क्लास 9 का ही SCRT बोर्ड का अपने पहले जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, SCRT बोर्ड का मैं क्लास 9 का और 10 का दोनों का करवा चुका हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़।